देश और राष्ट्र और सरकार और रूलिंग पार्टी का लीडर वो सब एक हो गया है। स्ट्रक्चरली यही हुआ है कि अगर आप मोदी के बारे में कुछ कहेंगे तो वो कहा जाएगा कि देश के बारे में कह रहे हैं। स्टेट के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जब आपने एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन में लिखा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो राइज है, इसके साथ साथ अंबानी और अडानी का जो राइज है, इन दोनों को अगर चार पिलर हम मान लेते हैं हमारे कारोबारी जगत और हमारी पॉलिटिक्स के, तो इनको आप किस तरह से देखती हैं? इस पूरे फ्रॉड को, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये फ्रॉड है, लेकिन इसको भारत की जनता कैसे देख रही है? आपकी रीडिंग क्या है? मैं सोच रही थी इसके बारे में कि हम जैसे लोग भी जो गरीब नहीं हैं, अच्छे घर में रहते हैं, बैंक अकाउंट है, इनकम टैक्स देते हैं, मुझे भी इतना बड़ा मतलब $100 बिलियन है क्या चीज़, मुझे भी समझ में नहीं आता है कभी। और मैं ये सोचती हूँ कि आपने जैसे मोदी जी ने अभी कहा ना कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूँ। अगर लोग राशन में जी रहे हैं और राशन में मोदी का फ़ोटो आ रहा है तो ये कोई थियोरेटिकल मामला होगा ना इलेक्ट्रेट के लिए। मतलब है क्या चीज़, हमें पता नहीं, हमारा तो नहीं है पैसे, हमारे पास पैसे ही नहीं, पैसे ही नहीं है जो हमारे चले जाएंगे। हाँ, इस पूरी आइडियोलॉजी की एक तरह से हार हो सकती है जब कॉर्पोरेट आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेगा। यहाँ पे सबसे छोटे लोग एक दूसरे से लड़ाई, एक जात से दूसरा, मुसलमान हिंदू, वो सब कर रहे हैं, लेकिन बड़े लोग सब एक साथ है, कंप्लीटली टुगेदर, फुल सॉलिडारिटी। एक पुराना कहानी है, ये पता नहीं है कि मुझे सच है कि नहीं, पर एक बहुत फेमस कहावत नहीं है, कहानी है कि स्टालिन एक बड़ा मीटिंग में एक मुर्गा लाया था और मुर्गा के एक एक पंख निकाला था वो, हाँ? और जैसे पूरा निकाल दिया, फिर उसने 2-3 दाना डाला और जहाँ भी गया वो मुर्गा उसके पीछे पीछे जाता था। तो लोगों को इतना डेस्परेट हाल में आप लाके छोड़ देंगे, फिर आप कहेंगे ये लो नमक, इसमें भी मेरा फोटो है, मैं मोदी जी का नमक खाता हूँ, मैं वोट दूंगी। आप क्या कहना चाहती हैं जब यंग मुस्लिम्स अभी आपको सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि उसका भविष्य क्या है? उसका भविष्य मतलब जो हमारे देश में हो रहा है, जैसे हम वो हिंदुत्व वॉच और हेट वॉच के जो वीडियोस देखते हैं, वो खुलेआम लोग जेनोसाइड कॉल कर रहे हैं, तो आई थिंक आई फील यू नो दैट आई डोंट नो व्हाट टू से। आई थिंक इट्स सो शेमफुल। और बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज भी डरते हैं, दे डोंट वांट टू बी आइडेंटिफाइड विद मुस्लिम्स। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसे शख्स से कराने जा रही हूं जिनको दशकों से मैं सुनती रही हूं, उनको पढ़ती रही हूं, उनको देखती रही हूं, और आज मेरे पास ऐसा मौका हुआ जब मैं उनसे बातचीत करूं। मैं बात कर रही हूं जानी मानी, बहुत ही मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुंधति जी। शुक्रिया। अरुंधति रॉय को वैसे तो किसी मैं कहूँगी कि इंट्रोडक्शन की वो मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं, खासकर उनको बताने के लिए कि वो भारत की ऐसी पहली लेखिका थी जिनको बुकर प्राइज से नवाजा गया। उनकी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए फिक्शन राइटिंग में, फिक्शन कैटेगरी में उनकी ये बुक थी। इसके अलावा वो जातिगत जो भेदभाव है या धर्म पर आधारित जो भेदभाव है, उसके लिए लगातार मुखर तरीके से बोलती रही हैं और लिखती रही हैं। यानी समझिए कि जब पूरे देश में एक तरह की एक षड्यंत्र छाया हो खामोशी का, ऐसे में अगर कोई एक आवाज़ उठती है वो अरुंधति की है। और इसीलिए आज एक तरह का डिस्क्लेमर भी मैं अपने दर्शकों को देना चाहती हूँ कि ठीक है, मैं यहाँ एक इंटरव्यूअर हूँ और वो इंटरव्यूई हैं, लेकिन आई एम नो लेस देन अ फैन ऑफ अरुंधति राय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह का ये पूरा माहौल हम देख रहे हैं, लोकतंत्र को लेकर इतनी चिंता है कि न सिर्फ कि भारत में और भारत के जो नागरिक हैं वो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में इसको लेकर रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं। आज भी देखिए इस तरह का घटनाक्रम हुआ है जहां नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री को लेकर
गुजरात गए, वहाँ उन्हें क्रिकेट मैच दिखाना चाहते थे। खबर ये है कि वहाँ बीजेपी ने हज़ारों की तादाद में टिकट्स खरीद लिए। ऐसा लगता है कि ये भी एक पॉलिटिकल रैली है 2024 से पहले। और अगर हास्यास्पद न लगे, मैं चाहती हूँ स्क्रीन पे भी उसे दिखाया जाए, उस फोटो को दिखाया जाए जिसमें नरेंद्र मोदी जय शाह से एक अपने ही, यानी एक वो सोचिए आप, जो स्टेडियम है वो उनके नाम पर है। इसके अलावा वो जो तस्वीर है वो नरेंद्र मोदी की तस्वीर है जो नरेंद्र मोदी को भेंट की जा रही है। तो इस तरह के एक हास्यास्पद माहौल में हम जी रहे हैं। किस तरह से आप देखती हैं इसको? मेरे ख्याल में स्ट्रक्चरली देखो तो क्या हुआ है कि जैसे अंग्रेजी में कहेंगे द कंट्री, द स्टेट, द गवर्नमेंट, द रूलिंग पार्टी एंड द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, वो मतलब देश और राष्ट्र और सरकार और रूलिंग पार्टी का लीडर, वो सब एक हो गया है। स्ट्रक्चरली यही हुआ है कि अगर आप मोदी के बारे में कुछ कहेंगे तो वो कहा जाएगा कि देश के बारे में कह रहे हैं। स्टेट के सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जो सरकार है वो सिर्फ मतलब सरकार और पार्टी में कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, और पार्टी और मोदी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्ट्रक्चरली ऐसा हो गया है कि इन चीज़ों में जो सेपरेशन होनी चाहिए वो नहीं है। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पहले मतलब मान लो 10-15 साल पहले मैं लिख रही थी एक ऐसे, डेमोक्रेसी फेलिंग लाइट, अभी मैं पढ़ रही थी उसको, तो उसमें मैंने लिखा था कि इज़ देयर लाइफ आफ्टर डेमोक्रेसी। मतलब जब आपने ये पूरा डेमोक्रेसी को अंदर से खा गया तो उसके बाद क्या होगा। और तब मैंने लिखा था कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है डेमोक्रेसी का, जो चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं, उसको खाली किया गया है। वो मैं कांग्रेस टाइम के बारे में लिख रही थी। अब वो खाली नहीं है, अब वो पूरा एक आइडियोलॉजी से इन्फ्यूज्ड हो गए हैं। तो और स्ट्रक्चरली ऐसा एक सिचुएशन में आ गए जहाँ पे इलेक्शंस और डेमोक्रेसी के सारे जो मतलब रिचुअल्स है वो है, इलेक्शंस भी है, प्रेस भी है, कोर्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ अभी हम ये नहीं कह सकते कि प्रेस को सेंसर किया जा रहा है या प्रेशराइज किया जा रहा है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में खुशी खुशी से ये फासीवादी का आइडियोलॉजी को मतलब स्प्रेड कर रहे हैं। उनके चेहरे में कोई दबाव नहीं है, वो खुशी से कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट वी आर लिविंग इन अ रेजिम ऑफ सेंसरशिप, वी आर लिविंग इन अ रेजिम वेयर देयर इज़ अ कंप्लीट कैप्चर बाय दिस आइडियोलॉजी। और शायद इत्तेफाक से देखिए आप, आज के दिन ही मुझे आपका इंटरव्यू करना था, जब ये जो सब कुछ आपने कहा है तस्वीर में एक तरह से सिमट के आ गया कि नरेंद्र मोदी की तस्वीर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी को भेंट की जा रही है। शायद वो स्टेडियम में बैठे हुए लोग मोदी का मास्क भी पहने होंगे। और जैसे अभी मैं देख रही थी G20 का जो लोगो है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो नहीं है, लोटस है उसमें कमल का फूल है। लेकिन कहा जाएगा कि ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, ये तो पहले भी हो चुका है। इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। सही है, वैसा ही है। सही है, नहीं वैसे नहीं है, क्योंकि उस टाइम का आइडियोलॉजी और इस टाइम का आइडियोलॉजी अलग है। लेकिन सही में जैसे मैंने कहा कि ये पूरा जो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने वाली बात है वो बीजेपी से शुरू नहीं हुआ है, बहुत पहले से शुरू हुआ है। लेकिन जो बीज इन्होंने बोया है, अब उसका जो क्रॉप है, उसका जो हार्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। और आइडियोलॉजी में बहुत फ़र्क है। ये नहीं है कि मैसेकर्स नहीं हुई थी, ये नहीं है कि कम्युनलिज्म नहीं हुआ था, वो सब था। लेकिन एक आइडियोलॉजी की, these were political manipulations, but now we are living with a properly fascist ideology. ये आप कह रही हैं जिम्मेदारी के साथ? जी, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि कभी कभी हम जो समस्या है इसे ओवरस्टेट कर देते हैं। जैसे हम बार बार जब कहते हैं फांसीवाद, जब हम बार बार कहते हैं हिटलर, तो शायद हमारे बात का जो वज़न है, जो वैल्यू है, वो कम होने लगती है। सही है। और बहुत से लोग ये बहुत लूजली यूज़ करते हैं, और करते थे पहले और करते रहेंगे आगे से। लेकिन जब आप
आरएसएस आइडियोलॉग्स के स्टेटमेंट्स को पढ़ें। अभी वो डिसोन करते हैं, लेकिन वो आरएसएस का जो स्टेटमेंट्स थे गोलवालकर के और सबके जो और जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, और जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन ये जो इंडिया सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी जिसको वो कभी नहीं माना, तो मेरे ख्याल में हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद अपना आइडियोलॉजी को सामने रख रहे हैं। तो इट इज़ अ वेरी और वैसे भी मैं बहुत सालों से कहती हूँ कि what is fascism? I mean, when you have Nazis, for example, वो कहते कि there's a superhuman Aryan being. अब हमारे जो सोसाइटी में पहले से ही जो जाति व्यवस्था है, उसमें पहले से ही माना जाता है ना कि ब्राह्मण भूदेव होता है और दलित को आप छू नहीं सकते, वो पोल्यूटेड है। तो एक छोटा सा साइडवेज शफल है इनटू द आइडिया ऑफ फैशिज्म। तो ये आइडियोलॉजी तो नई नहीं है, आरएसएस को 100 साल हो जाएंगे अब 2025 में। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस विचारधारा को सत्ता की मदद मिलना ज़रूरी था, अगर हम इसे फासीवाद कहते हैं? और ख़ुद जैसे आपने कहा कि इनके जो लोग हैं, जो आइडियोलॉग्स हैं, उन्होंने खुद लिखा है कि उनके लिए एक तरह के इंस्पिरेशन, गाइडेंस का काम करता रहा है फासीवाद। तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई एग्जैजरेशन नहीं है, लेकिन इसमें ख़ासकर जो पिछले 9 साल में जो इनके आइडियोलॉग्स लिख गए हैं, जो 1933 से लेकर उसके बाद के जर्मनी, जब तक कि पूरा फॉल हुआ उस पूरे स्टेट का, तब तक जो हमने देखा वो तबाहनाक मंजर, उसमें क्या आपको पैरेलल्स नज़र आते हैं? क्या वाकई ऐसी बात है? उसमें पैरेलल्स है और उसमें बहुत डिफरेंसेस भी हैं। जैसे एक चीज़ है कि जब हिटलर पावर में आया था, तब वर्साइल्स ट्रीटी के बाद जर्मनी तबाह हुआ था और उनका इकोनॉमी पूरा कोलैप्स्ड था। और वो नाज़िज़म आते आते वो इकोनॉमी को उसने खड़ा कर दिया। जो एयर फोर्स, इट वाज बैंड फॉर जर्मनी टू हैव एन एयर फोर्स, दे बिल्ट एन एयर फोर्स, ये सब हुआ। इसमें एक तरह से उल्टा हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जर्मनी एक देश था और वो चाहते थे, लेबेंसराउम कहते थे उसको, दैट वी नीड लिविंग स्पेस। इसमें जैसे दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ था, वेदर इट वाज फ्रांस और इंग्लैंड, ये सब उनके पास कॉलोनीज़ थे। जर्मनी के पास कम कॉलोनीज़ थे, तो वो एक्सपैंड करके थ्रू पोलैंड एंड यूक्रेन इनटू द सोवियत यूनियन। लेबेंसराउम मेंट वी नीड लिविंग स्पेस। लेकिन यहाँ पे तो वो एक छोटा सा देश से लेके वो अपना आइडियोलॉजी फैलाना चाहते थे, और हमारा यहाँ उल्टा है। ऑलरेडी हम एक कॉन्टिनेंट जैसे बड़ा फैला हुआ, इतना सारे such a huge number of religions and states and languages and subnational, और उनको सब समेटना चाहते हैं। मीनिंग इन दैट वे इज़ ऑलमोस्ट द ऑपोजिट। और ये शायद अभी तक कुछ लोग सोचते कि फासीवाद को आप फैसिज्म तभी कह सकते हैं जब आपके पास कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, इतने सारे लोगों को मारा गया है। Is that the time you call fascism, or is it when you have an ideology that might lead to that, or may not lead to that, but it can still be that kind of an ideology? क्योंकि जेनोसाइड वॉच ने भी कहा है कि जो 10 निशानदेहियां हैं उनमें से 7-8 और इससे भी ज़्यादा बनती हैं कि ये संभव है कि भारत में जेनोसाइड हो सकता है। अब जेनोसाइड, या जैसे हम लोग रोज़ देखते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि मुसलमानों को काटो, मारो, रेप करो, वो लोग दे आर इवन डिस्ट्रीब्यूटिंग वेपन्स नाउ। लेकिन वो सिस्टमैटिक इंडस्ट्रियल स्टाइल जेनोसाइड होगा या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन जो हो रहा है, जैसे NRC, CA, एक तरह से वो उनको पता है कि आप इतने सारे करोड़ों लोगों को आप डिटेंशन सेंटर में नहीं रख सकते हैं, आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन लोगों के जहन में ये आना चाहिए कि ये है आपके लिए जगह, लिव विदाउट एनी राइट्स। और अब जो हो रहा है, जैसे कि नागालैंड में पूरा, मतलब जो आदिवासी लोग हैं, क्रिश्चियन है, लेकिन अभी बीजेपी का सरकार, ऑपोजिशनलेस सरकार आएगा, या
आगे पसमानदा मुसलमानों के साथ जो एक आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है, अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले देखो, देयर वर लॉट ऑफ जूइश पीपल हु यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द नाज़ी पार्टी। उन्होंने सोचा कि हम इससे बच जाएंगे। तो अभी जो इसका मैकेनिक्स है वो अलग है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली वो जैसे है, लेकिन जो इट्स सो वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। और अभी वो सिचुएशन में है जहाँ भी बहुत एडजस्टमेंट होगा कि आपको किसका वोट चाहिए या कैसे आप ये पूरा। मैं इस पर आती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो पुराना सिस्टम था, जो आज़ादी से लेकर 2014 तक का सिस्टम था, वो सिस्टम कोलैप्स हो रहा है और नया सिस्टम अभी तक स्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो एक तरह की एक ट्रांजिशन के फेज़ में हम हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ हैं। एक तरह की केओटिक सिचुएशन भी है कि हम एक सेक्युलर डेमोक्रेसी नहीं है कि एक सेक्युलर डेमोक्रेसी बच नहीं पाए हैं, हिंदू राष्ट्र अभी बन नहीं पाए हैं, तो हम बीच में समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ हैं। नहीं, मेरे ख्याल में उसको आप केओस नहीं कह सकते हैं। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी डिलिबरेट, वेरी डेफिनेट। जैसे कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट झुक जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस अपॉइंटमेंट का सिस्टम गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, तो दैट विल बी अ ह्यूज ब्लो इन फेवर ऑफ हिंदू राष्ट्र, इन फेवर ऑफ सेटिंग असाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इतने सारे जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हैं, CAA के हैं, कश्मीर के हैं, इतने सारे केसेस बैठे हुए हैं, जजमेंट दे रहे हैं। जब एक इन अ वे इट्स बिकम अ फेट अकम्पली, यू नो। सो अगर ये अभी तो थोड़ा सा बचा है कोर्ट में, लेकिन वो भी टूट जाता है, तो दैट विल बी अ वेरी बिग ब्लो। और इलेक्ट्रल सिस्टम आई थिंक इज़ already hugely compromised. The wealth of this political party, the BJP, probably the most wealthy party in the world, you know. और जो electoral lists के साथ हो रहा है, और इतना सारा पैसे लेके, इतना सारा डेटा लेके, इतना सारा इंफॉर्मेशन लेके, और जो ऑर्गेनाइजेशन है बूथ लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, सिटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल, इट्स वर्किंग ऑल द टाइम। एंड an ideologically driven party works differently, you know. लेकिन अरुंधति, ये मुझे बताइए कि इस वक्त में जब ये बात कर रहे हैं कि पूरा जो वेस्टर्न सारी पावर्स हैं, उनके बड़े बड़े नेता सब भारत आ रहे हैं, मतलब भारत को वेस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट भारत में है, ऐसे वक्त में हम देख रहे हैं जिस भी प्रधानमंत्री का आप जिक्र कर लें, बड़ी बड़ी महान बातें भारत के लिए, भारतीय प्रधानमंत्री के लिए कही जा रही हैं उच्चतम स्तर से। यहाँ VDAM की मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, इसी साल की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि वन ऑफ द वर्स्ट autocratizers in the last 10 years इंडिया के लिए उन्होंने कहा है। 2023 की रिपोर्ट है। इससे पहले 2021 में भी इसी इंस्टीट्यूट ने, जो वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी है, स्वीडन की संस्था है, इसने कहा कि भारत जो है वो एक तरह से इसको क्लासिफाई किया जाएगा कि ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन चुकी है। सो इस ऑटोक्रेसी से यहाँ जिक्र हो रहा है कि ऑटोक्रेटिक हमने पूरी दुनिया को बना रहे हैं। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि अभी पूरी दुनिया का अगर हम एक पूरा खाका खींचें तो ज़्यादा देश ऑटोक्रेटिक सोसाइटीज़ में जी रहे हैं ज़्यादा लोग, बल्कि जो लिबरल डेमोक्रेसी में जी रहे हो। तो यानी कि जो बैलेंस है पूरी दुनिया का वो भी बिगड़ रहा है, और उसी के एक पैटर्न पे हम भारत को भी देख रहे हैं। तो एक वक्त हम देखते हैं कि ये वेस्टर्न, चाहे वो यूरोप से आ रही हो या US से आ रही हो, इस तरह की ये ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट आती हैं। दूसरी तरफ वेस्ट ही देखिए आप, तरह तरह के हार और ताज नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को पहना रहा है। ऐसे में इसकी जो वेस्ट का की जो हिपोक्रेसी या उसका जो एक तरह से दोगलापन है, उसे आप कैसे देखती हैं? देखो, हिपोक्रेसी कोई नई बात नहीं है। फॉरेन रिलेशंस में अगर आप कोई मोरालिटी एक्सप्रेस और एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये कभी नहीं था।
You know, foreign relations are all very expedient and all very transactional. अगर आप अभी हाल में जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था, जो बीबीसी फिल्म आए थे, जो बीबीसी पे रेड हुआ था, जो पूरा एक India's biggest corporations accused of committing the greatest corporate fraud in history, accused of. The BBC films literally accuse Modi of abetment to mass murder. This is what is in the accusations. Now, in such a situation, the film is banned, the BBC is raided. ये सब हो रहा है और बड़े जो सरकार के हेड्स हैं फ्रांस के डेमोक्रेसीज, दे नॉट सेइंग एनीथिंग बिकॉज द नेक्स्ट मॉर्निंग 470 एयरबस और बोइंग खरीदा जाएगा, उसका रोल्स रॉयस का इंजन होगा। तो मार्केट को देख के आप खाता बना सकते कि कितना जेनोसाइड कर, कोई भी देश कितना जेनोसाइड करेगा, उसको कितना फाइटर प्लेन खरीदेंगे। इट्स ऑल अ ट्रांजैक्शनल थिंग, यू नो। आपने इतनी आसानी से ये बात कह दी, आप कह रहे हैं कि कितने लोगों का जेनोसाइड करेगा और हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा। जैसे मैंने व्हेन द यूएस बॉम्ब्ड अफगानिस्तान इन 2001, जो ऐसे मैंने लिखा, इट वाज कॉल्ड द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस। अब whether you're pretending, तब वो pretend कर रहे थे कि हम बहुत concerned है, अफगान women are being oppressed, ठीक है, और जब वो निकल गए तो वो concern भी उनके साथ निकल गए। आपने ऐसे बना दिया कि आप कोई feminist project कर रहे हैं अफगानिस्तान में बॉम्ब करके। तो आप कोई भी moral costume पहन के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन inside it's transactional, no? जैसे अभी यूक्रेन के बारे में एक मेरे पास आया था एक बड़ा सीनियर रिपोर्टर न्यूयॉर्क टाइम्स का, और वो बहुत बड़ा फ़ैन है मोदी जी का। तो मैंने सोचा ये क्यों आया है, मुझे बताया गया कि वो यूक्रेन के बारे में लिखने आया, इंडियाज़ सॉर्ट ऑफ स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द वेस्टर्न पोजीशन। लेकिन जब वो आर्टिकल आया, वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे थे इंडिया को, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया इज़ बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, इट इज़ सेलिंग इट टू यूरोप एंड द ट्रांजैक्शन कंटिन्यूज। इंडिया कैन नॉट टेक एनी अदर पोजीशन बिकॉज we buy 90% of our weapons, they are serviced by Russia, we can't afford to. Okay, so I think it's a big mistake to think कि लोग people work on, governments don't work on morality, states don't work on morality, they work transactionally। लेकिन जो NGOs है और जो लोग हैं जो देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी को क्या हो रहा है यहाँ पे, वो those people are genuinely concerned। लेकिन क्या उनकी अपने देशों में जो लिबरल डेमोक्रेसीज कहलाई जाती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को हम कहते हैं कि लीडर ऑफ एन ओपन एंड फ्री वर्ल्ड, तो क्या अपने देशों में वो अपना जो उनका इलेक्टोरेट है, अपना वोटर, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं फील करते? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी भी उनकी पूरी जो पॉलिटिक्स है उसका एक बड़ा हिस्सा है। अगर मान लें कि यूएस अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, संक्षेप में बताइए। नहीं, वो मतलब सबसे बड़े डेमोक्रेसीज भी सबसे बड़े मिलिट्री ऑक्यूपेशंस चलाते हैं। उसमें क्या है, जब डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स ये सब डेवलप हो रहे थे, when you're talking about fraternity, liberty and equality, उसी टाइम में colonialism भी चल रहा था ना। तो कौन क्या कह रहे हैं किसके लिए, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम। और हमें मैं अडानी के बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आप पार्लियामेंट में भी बात नहीं की जा सकती है। महुआ मोइत्रा कह रही थी कि ए से शुरू होता है और आई पे ख़त्म होता है नाम, यानी वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इतना डर है। पूरा आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देख लें, तमाम तरह की प्राइम टाइम डिबेट, सिर्फ हमारी तरह के संस्थान हैं जो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, जनता को अवगत करा रहे हैं। जब आपने एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन में लिखा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो राइज़ है, इसके साथ साथ अंबानी और अडानी का जो राइज़ है, इन दोनों को अगर 4 पिलर हम मान लेते हैं हमारे कारोबारी जगत और हमारी पॉलिटिक्स के, तो इनको आप किस तरह से देखती हैं, इस पूरे फ्रॉड को? ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये फ्रॉड है, लेकिन इसको भारत की जनता कैसे देख रही है? आपकी रीडिंग क्या है? मैं सोच रही थी इसके बारे में कि हम जैसे लोग भी जो गरीब नहीं है, अच्छे घर में रहते हैं, बैंक अकाउंट है, इनकम टैक्स देते हैं, मुझे भी
इतना बड़ा मतलब $100 बिलियन है क्या चीज़, मुझे भी समझ में नहीं आता है कभी। और मैं ये सोचती हूँ कि आपने जैसे मोदी जी ने अभी कहा ना कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूँ। अगर लोग राशन में जी रहे हैं और राशन में मोदी का फोटो आ रहा है, तो ये कोई थियोरेटिकल मामला होगा ना इलेक्ट्रेट के लिए। मतलब है क्या चीज़, हमें पता नहीं, हमारा तो नहीं है पैसे, हमारे पास पैसे ही है ही नहीं। पैसे ही नहीं है जो हमारे चले जाएंगे। हाँ, तो एक तरह से जो मतलब कनिंग पॉलिटिशियन उनको समझ है कि ऑर्डिनरी लोगों को इससे क्या लेना देना है। मतलब हमारे देश में करप्शन के जो स्कैंडल्स होते हैं, कभी कभी जैसे बोफर्स का था या लेकिन वैसे अगर बहुत बड़े स्कैंडल्स होते हैं, जयललिता जेल गई थी और इतने ज़्यादा पॉलिटिशियन, जनता को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना दूर हो गया जो नॉर्मल लोग हैं और जो ये पैसे के हवा में, इट्स लाइक द रिच हैव seceded, वो कोई दूसरा देश में रहते, दुनिया के लोग बन गए हैं, कोई दूसरा देश में। और इसमें जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, वो संस्थाएं जिनको इसको चेक करना था, चाहे वो हम रिजर्व बैंक की हम जिक्र करें, हम सेबी का हम जिक्र कर लें, इसके अलावा तमाम तरह की और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है हमारे देश में, जहाँ 1000, 2000, 20,000 के मुद्दे पर लोगों को उठा लिया जाता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मूंगफली वाला को क्वेश्चन करेंगे कि आपने 3 मूंगफली ज़्यादा क्यों रखा पैकेट में, लेकिन ये नहीं। तो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ दैट, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये इंडेफिनेटली चल सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो कम हो गया, क्योंकि लोग चाहते हैं ना कि हमारा पैसा सेफ रहेंगे। नहीं, मुझे जल्दी से ये भी पूछ लेने दीजिए इसी में कि क्या, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो फलते फूलते हैं, जो खिलते हैं, उनकी पूरी राजनीति, आपने कहा कि दुनिया की सबसे अमीर पार्टी, ये अमीर पार्टी अमीर कैसे बनती है? ये जो कारोबारी हैं इन्हें समर्थन देते हैं, नरेंद्र मोदी कारोबारियों को समर्थन देते हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में ही थे तभी से कारोबारी कहने लगे थे कि इस व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, और अंदर खाने नहीं, बिल्कुल बाहर खुलकर ये बात होने लगी थी। टाटा का पूरा प्लांट आपको मालूम है, वो शिफ्ट हुआ था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या ये फॉल ऑफ अडानी, अगर इसे हम कह सकें, इसमें नरेंद्र मोदी को क्या नुकसान होगा, उनकी पार्टी भाजपा को क्या नुकसान है? आई थिंक दैट चैप्टर इज स्टिल टू कम। हमें पता नहीं, वो कोशिश है बचाने के लिए, लेकिन कैसे बचाएंगे ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली 2002 का जो नरसिंहार हुआ था गुजरात में, उसके तुरंत बाद, इलेक्शन के बाद, ये कॉरपोरेट सब मिलके बोलने लगा वी एंडोर्स दिस मैन एज अ प्राइम मिनिस्टर। नहीं, सम पीपल वर अपसेट, इसीलिए वो रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात बना, जिसमें अडानी बहुत आगे था, और तब से ये दोस्ती चल रहा है। और जब मोदी अडानी के प्लेन में आया था दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, एक खुला मैसेज था उसमें, वेरी ओपन मैसेज, कोई सटल्टी नहीं था उसमें, और झिझक भी नहीं थी कि तस्वीर भी खींच लीजिए। और उसमें अब यू नो द पोर्ट्स, द एयरपोर्ट्स, द ग्रैनरीज, और जब जो कुछ भी है, द बिगेस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, और आप एक तरफ से ग्रीन एनर्जी बोलते, दूसरी तरफ कोल माइनिंग करते, वो सब मतलब इट इज़ ऑल हैपनिंग राइट नाउ। और स्टेट बैंक और LIC, ये जो स्कैंडल के बाद भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, और जो इनके राइवल बिजनेसमैन हैं वो भी अपने निजी तरह से FPO को सपोर्ट कर रहे, क्यों कर रहे थे पता नहीं, अंबानी या फिर NDTV का जिक्र करें तो अंबानी अडानी दोनों साथ आ गए NDTV को खरीदने के लिए। हाँ, तो ये मैं लेफ्टिस्ट को कहते हैं कि एक्चुअल सॉलिडारिटी ओनली द राइट विंग एंड कैपिटलिस्ट। कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि माना जा रहा था कि देखिए इस पूरी आइडियोलॉजी की एक तरह से हार हो सकती है जब कॉर्पोरेट आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेगा। यहाँ पे सबसे छोटे लोग एक दूसरे से लड़ाई, एक जात से दूसरा, मुसलमान हिंदू, वो सब कर रहे हैं, लेकिन बड़े लोग सब एक साथ है, कंप्लीटली टुगेदर, फुल सॉलिडारिटी, यू नो। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है जो 2016 में उसका फाइनेंस एक्ट से बनाया गया, अब जो पूरा आधार, UID,
सब कुछ आप कह रहे जनता को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यूपीआई होना चाहिए, सब कुछ डिजिटल होना चाहिए, डीमोनेटाइजेशन हो गया, लेकिन इलेक्शन फंडिंग बाय कॉर्पोरेट्स शुड बी कंप्लीटली ओपेक। तो आप कह रही हैं कि अभी ये पता लगाना मुश्किल है कि नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी को क्या 2024 के चुनाव में नुकसान होगा, लेकिन अब उतनी अमीर तो नहीं। इलेक्शन की बात नहीं कह रही मैं, इलेक्शन की बात नहीं, मैं इलेक्शन कह रही हूँ, इलेक्शन में पैसा लगता है और ये पार्टी जो कि इतनी अमीर है, इतना पैसा है। पैसा मेरे ख्याल, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में वो सब पहले से होगा, उसमें मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसमें है कि आप ये जो स्कैंडल है उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे। आप इसको स्पिन देके मैनेज नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ एक्चुअली रियल स्टफ, यू नो। सो आर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन? नो, दे आर नॉट। ये सब you know there's certain amount of management but it's too big, बहुत बड़ा है ये, आप कैसे पूरा मैनेज करेंगे? ये अरुंधति जी, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आपने लिखा है जो खासकर उस पल के बारे में जब हम ये कह रहे हैं कि किस तरीके से भारत में अगर पिछले कई दशकों का अगर सफ़र हम देख लें कि जिस गरीब आदमी का आप जिक्र कर रही थी कि ऐसा लगता है वो किसी और दुनिया का है जो अमीर आदमी है। अब इसी गरीब आदमी पे आ जाते हैं। आप कह रही थी कि 60 के दशक में बात हो रही थी कि कैसे दोबारा ज़मीन और पैसे का बंटवारा होना चाहिए, चूँकि अमीर और गरीब के बीच का फ़र्क बढ़ रहा है। उसके बाद नर्मदा बांध जैसे कार्यक्रम और उस तरह की स्कीमें आई जहाँ पे लोग अपनी सिर्फ ज़मीन बचाने लगे। उसके बाद और ज़्यादा ख़राब हालात हुए, यूपीए ने किसी तरह से उसको बचाने की कोशिश की, वो जो एक बड़ी खाई थी, और लगता था एक तरह का सोशल अनरेस्ट पैदा हो जाएगा जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं कि चलिए 100 दिन का तो आपको रोज़गार गारंटीड है। अब उस सब को भूल गए, भारतीय नागरिक की गरिमा सब कुछ खत्म हो गई। भारत सरकार अब छाती पीट कर, जी हाँ, उसके बाद नरेगा के बाद आप राशन पे आ गए, और ना तो राशन आप मतलब 50s में आप रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, इनकलाब के बारे में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, वो सब, फिर these environmental movements, anti displacement, फिर नरेगा, फिर राशन, फिर लोग अपना सिटीजनशिप के लिए लड़ रहे हैं। मतलब आपका पैर के नीचे ज़मीन खिसकते जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश चुनाव जब मैं कवर कर रही थी तो कई लोग ये कहते हैं कि ये हिंदुत्व की राजनीति की वजह से नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी वहाँ जीती, दोबारा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई शक नहीं है कि ये भी एक बड़ी वजह में से एक था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनकी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ वो गरीब लोग थे जो देखते थे कि पैकेट पे योगी मोदी का चेहरा बना हुआ है। और मेरे घर एक तरह से मुझे लगा कि जैसे एक प्राइमरी ब्रेड विनर के तौर पर, जैसे घर का बड़ा होता है वो खाना लेकर आता है घर में, नरेंद्र मोदी को इस तरह से लोग देख रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म है, जिसमें डिग्निटी नहीं है, जिस सफ़र का आप जिक्र कर रही हैं, ऐसे में इसको आप कैसे देखती हैं? एक पुराना कहानी है, ये पता नहीं है कि मुझे सच है कि नहीं, पर एक बहुत फेमस कहावत नहीं है, कहानी है कि स्टालिन एक बड़ा मीटिंग में एक मुर्गा लाया था और मुर्गा के एक एक पंख निकाला था वो, हाँ, और जैसे पूरा निकाल दिया, फिर उसने 2-3 दाना डाला और जहाँ भी गया वो मुर्गा उसके पीछे पीछे जाता था। तो लोगों को इतना डेस्परेट हाल में आप लाके छोड़ देंगे, फिर आप कहेंगे ये लो नमक, इसमें भी मेरा फ़ोटो है, मैं मोदी जी का नमक खाता हूँ, मैं वोट दूँगी। तो बहुत अच्छी ये कहानी आपने सुनाई है कि उसे पता नहीं चल रहा है कितना एक्सप्लॉइट हो रहा है। इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल सिचुएशन नाउ, बोथ इन टर्म्स ऑफ ये जो हिंदुत्व का हवा और जो फेक न्यूज़ और ये सब, और ये जो लोगों को बिल्कुल एक तरह से हेल्पलेस बना दिया, बहुत तरीके से हेल्पलेस बना दिया। और ये इसमें सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी बाद में कभी बात करेंगे, क्योंकि एक बड़ी चीज़ है ये, लाइक हाउ इज़ द डिजिटाइजेशन एंड द एनोनिमिटी ऑफ ऑल दिस मेकिंग पीपल टोटली हेल्पलेस, यू नो। अब पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की बात आपसे करनी पड़ेगी कि बताइए, सब तो हमने जिक्र किया कि पिछले 9 साल में क्या क्या कुछ हो रहा है। एक साल बहुत अलग नहीं होगा 2024 से पहले। पहली बात तो क्या आप अभी से समझती हैं कि इस कहानी का अंत हो चुका है 2024 में? क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी भाजपा वापस आएंगे?
मतलब अगर कोई चाहते हैं कि वो ना आए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, और वो कोई कर नहीं रहा है, तो यही प्रॉब्लम है ना। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ राहुल गांधी ने की, तपस्वी बन गए वो लोग, उन्हें राजकुमार कहते थे। 150 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, और एक ही एजेंडा मुझे समझ में आया कि ठीक है, वो दो तरह से लोगों को बताना चाहते थे। पहली बात तो भारत जोड़ो यानी कि धर्म के आधार पर जो बांटा जा रहा है, और मुझे लगा कि काफ़ी बहादुरी की बात थी ये जो उन्होंने किया, क्योंकि आप ये देखिए एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जहाँ पर जो हिंदुत्व है वो एक तरह का नेशनल सेंटिमेंट बन गया है कि हिंदुज़्म और हिंदुत्व के बीच की जो लाइन थी वही मिटा दी गई है कि एक ही चीज़ है, यानी बहुसंख्यकवाद की राजनीति। ऐसे में एक पॉलिटिशियन पूरा अपनी ज़िंदगी का और अपनी पॉलिटिक्स का रिस्क अपने कंधे पे लेके चलता है और 150 दिनों की यात्रा निकालता है। आप कह रही हैं कोई कुछ कर नहीं रहा है? नहीं, वो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मुझे मैंने फॉलो किया उसको बहुत क्लोजली, लेकिन मैं इसी के बारे में कह रही थी कि इलेक्शन में ये वो अलग बात है, टू चेंज। और वो खुद कह रहे थे कि दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल, और उनका जो छवि जो बदल चुका है वो अच्छी बात है। लेकिन हमें सब पता है, आरफा तुम्हें भी और मुझे भी, कि इलेक्शन के 2 हफ्ते पहले कुछ हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और इलेक्शन में ये ब्रॉड सेंटिमेंट एक बात है, लेकिन बीजेपी ब्रॉड सेंटिमेंट में नहीं रुकते हैं, वो ऑन द ग्राउंड काम करते हैं, वो बूथ लेवल में काम करते हैं, वो इलेक्टरल रोल्स को देखते हैं। ये पूरा जो एक्चुअल वर्कमैनशिप जो है ना, पॉलिटिकल वर्कमैनशिप, जो मैं और आप नहीं कर सकते, वो पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है। कहें, राजनीतिक कारीगरी। हाँ, एक तरह से एक लगाव जो सिर्फ बड़े बड़े बातों में नहीं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जैसे सब उनको देखते हैं कि वो राजकुमार है जो आम आदमी बन रहा है। उल्टा मोदी जो आम आदमी था वो राजा नहीं, भगवान बन रहा है, भगवान बनना चाहता है। दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेज। तो ये उल्टी इनकी यात्राएं चल रही हैं। हाँ, वो पास हो रहे हैं जैसे मतलब ओशन में शिप्स पास होते हैं एक दूसरे का। लेकिन ये जो काम है, जैसे मैं पटना में थी जब नीतीश कुमार, तेजस्वी, वीसी के पार्टी का तिरुमावलवन, और कांग्रेस का सलमान खुर्शीद, जैसे ये लोग सब पार्टी के अपने पार्टी के लीडर्स थे। और सलमान खुर्शीद इज़ नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन कांग्रेस, लेकिन फिर भी वो माहौल बहुत अच्छा था वो CPI लिबरेशन के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो छोटा पार्टी है, किसी को थ्रेटन नहीं करते हैं, सब आ गए थे। और एक बहुत अच्छा सा बड़ा खुले दिल से एक मीटिंग हुआ पब्लिकली। तेजस्वी नीतीश कुमार ने कहा कांग्रेस को कि हम चाहते हैं कि आप एक ऑपोजिशन का रास्ता दिखाओ, भारत जोड़ो बहुत अच्छा था, उसको इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट डे इतना अहंकार से जो जयराम रमेश ने बोला कि हमें कोई सिखाए नहीं पॉलिटिक्स। आपके सामने की बात है? नहीं, मैंने वो मीटिंग मेरी सामने की बात है, लेकिन ये मैंने अखबार में पढ़ा, ये रिएक्शन मैं हैरान हो गई थी कि क्या हो गया इतना, मीनिंग वेयर इज़ दिस एरोगेंस कमिंग फ्रॉम, और हमें सब एक दूसरे की जो ज़रूरत है वो समझना चाहिए। लेकिन अनुमति राव, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि समाज बदल रहा है इसलिए राजनीति बदल रही है। जो राहुल गांधी करने निकले थे उनका ये कहना था कि समाज में दिक्कत हो रही है, लोगों को लड़ाया जा रहा है एक दूसरे से, मैं फिर से लोगों को आपस में जोड़ूंगा, जो काफ़ी हद तक मैं कहूँगी वो करने में कामयाब भी हुए। क्योंकि जो बात राहुल गांधी कह रहे थे, मैंने खासकर जब उनकी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जो रैलियां अटेंड की, उसमें वो बात नीचे तक उनके जो कार्यकर्ता हैं उसमें पैवस्त हो गई है। क्योंकि यही नेता का काम है कि अपना जो बिल्कुल नीचे स्तर का कार्यकर्ता है उस तक बात उन्होंने पहुँचा दी। और आप यकीन मानिए कि पानीपत की रैली में ऐसा लग रहा था कि ये कौन सा भारत है जिसमें इस रैली में इस तरह की बातें हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, दलितों के साथ भेदभाव नहीं होगा, महिलाओं को बराबर का स्थान मिलेगा, अमीर गरीब जो हैं वो उनका फ़र्क मिटाया जाएगा। ऐसा लग रहा था कि कहाँ पर हम मौजूद हैं। तो ऐसे में आरफा वो किसान आंदोलन के टाइम में भी लगा था। किसान आंदोलन के टाइम में जो मीटिंग्स हुए थे, एक दूसरे से लोग माफ़ी मांग रहे थे यूपी में,
पंजाब में इलेक्शन में सारा डिपॉजिट खत्म हो गया उनका, उसी पार्टी का। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात हुई ये भारत जोड़ो यात्रा, समाज बदला है क्या? बदलाव हुआ समाज में? लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस का जो वो पुराना कांग्रेस जो है, उनके जो दिग्गज लीडर्स हैं, उनके जो अपर कास्ट ब्राह्मण लीडर्स हैं, जो बहुत पुराने प्रिविलेज से बोलते हैं और काम करते हैं, उसी के वजह से ये सब हुआ है हमारे देश में। उनका जो, जैसे मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में एक भी कांग्रेस नेता नहीं था जो लोगों से बात कर सकते थे, एक भी नहीं था। और अब अगर आप वही कांग्रेस को वापस लाएंगे तो नहीं चलेगा। नया कांग्रेस चाहिए, नए बच्चे लोग चाहिए, नए दलित मुस्लिम लीडर्स चाहिए। नहीं, जैसे अब मैं देख रही हूँ कन्हैया कुमार जॉइन्स द कांग्रेस, वो बिल्कुल चुप है। क्यों? मतलब किसको थ्रेट हो रहा है? जिग्नेश और कन्हैया और बहुत से लोग होंगे जो कर्नाटका में हैं, बहुत से। यू हैव टू चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ द कांग्रेस, इट हैज़ टू बी अ टीम। ये नहीं होगा, ये जो एक दो लोग बोलेंगे नहीं होगा। अब काम नीचे से करना पड़ेगा। लेकिन अगर जनता बदलाव चाहती है तो कौन रोक सकता है? कभी कभी जनता भी विपक्ष बन जाती है। नहीं, लेकिन क्यों? ये तो जनता के ऊपर है, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी है ना, तो आपको काम करना पड़ेगा। जनता का जो वॉइस है आप उसको हार्नेस करना पड़ेगा। नहीं, अरुंधति, अब मुझे बताइए, अब अगले एक दशक में चाहे नरेंद्र मोदी जीतते हैं 24 में या नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह की चोट लोगों को लगी है, जितना ज़ख्म भारत को मिला है, उसे शायद निपटने में हमें 30, 40, 50 साल लग जाएंगे। जिस तरह से पूरा कॉम्पोजिशन, सोशल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब आने वाले सालों में आप भारत को कैसे बनते बिगड़ते देख रही हैं? एक तरह से मैं इस देश को बहुत प्यार करती हूँ और मुझे बहुत भरोसा है कि क्योंकि इतना वेरीड है, इतना, जैसे मैं केरला से हूँ, केरला में मैं जाती हूँ तो दिल्ली आ जाती हूँ वापस, वहाँ तो आपको एक भी फ़ोटो नहीं दिखेगा मोदी जी का। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, भाभी है, केरला के इलेक्शन के बाद मुझे एक SMS भेजा, मोदी इक्वल्स आना मोटा, विच मीन्स एलिफेंट एग, हाथी का अंडा। मतलब बीजेपी इक्वल्स हाथी का अंडा। और बहुत वेरीड और डीप और टेक्सचर्ड एक देश है ये, तो इसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल है, यू नो। लेकिन अगर आप ये सब को लेके आप हिंदुस्तान कहते जाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनने से आप इस डायरेक्शन में आप जाएंगे, तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ इंडिया, यू नो, व्हाट इज़ इंडिया? इट्स अ बिट लाइक द सोवियत यूनियन। जैसे सोवियत यूनियन बहुत सारे देश थे, बहुत सारे लैंग्वेजेस, कल्चर। अब आप इसको सब दबा के, इनके सब धर्म और मज़हब और लैंग्वेज और ये सब दबा के इतना सेंट्रलाइज करेंगे तो वो टूट जाएगा। इंडिया इसीलिए नहीं टूटा क्योंकि एक फेडरलिज्म था। अभी वो फेडरलिज्म ख़त्म करने जा रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। अब नया पार्लियामेंट में कितना सीट्स है? कितने सीट्स है? 1000 से ज़्यादा। और ये 2026 मेरे ख्याल में जब डीलिमिटेशन होगा तो मुझे लग रहा है कि प्लान ये है कि आप पॉपुलेशन पर करेंगे, तब यूपी, बिहार और ये काउ बेल्ट में आप ज़्यादा सीट लाएंगे ताकि वो सदर्न स्टेट्स पे राज कर सकते हैं। और सदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन कम हो गया इसीलिए क्योंकि वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट, ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा, तो यू विल मेक देम सफ़र। तो यही तो मॉडल जम्मू कश्मीर में अपनाया जा रहा है, जहाँ की जम्मू की सीटों को छोटा किया जा रहा है, श्रीनगर रीजन की सीटों को बड़ा किया जा रहा है, जिससे कि पूरे स्टेट पर जो राज हो जाए वो जम्मू का पलड़ा भारी हो जाए। अब बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, हमने बहुत सारी बातें की, लोकतंत्र की, बहुसंख्यकवाद की,
हमने बात की जेनोसाइड की। भारत का मुसलमान इस वक्त काफ़ी परेशान है, और क्योंकि उस सब का, इस तमाम चीज़ों का सबसे पहला जो विक्टिम है वो वही है। आखिरी कौन होगा ये नहीं मालूम किसी को, कौन आखिरी विक्टिम होगा, लेकिन कम से कम पहला विक्टिम वही है। आप क्या कहना चाहती हैं जब जब यंग मुस्लिम्स अभी आपको सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि उसका भविष्य क्या है? उसका भविष्य मतलब जो हमारे देश में हो रहा है, जैसे हम वो हिंदुत्व वॉच और हेट वॉच के जो वीडियोस देखते हैं, वो खुलेआम लोग जेनोसाइड कॉल कर रहे हैं, तो आई थिंक आई फील यू नो दैट I don't know what to say. I think it's so shameful. और बड़े बड़े political parties भी डरते हैं. They don't want to be identified with Muslims, you know. So it's a very, very dangerous and frightening place. But I want to say that बहुत से लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं, और अगर सरकार में नहीं है, पुलिस में नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, सड़क पे है, और हम लोग हैं। और हमेशा जैसे BBC फिल्म में, मेरे ख्याल में वो सेकंड पार्ट में जो मैंने ये कहा कि मैं ये इंटरव्यू तुम्हें क्यों दे रही हूँ, इसीलिए नहीं कि हम हेल्प चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हेल्प नहीं आएगा, लेकिन हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें ये रजिस्टर करना है कि हम में से बहुत लोग थे जो इस प्रोजेक्ट में we did not agree with this, और मैं भी माइनॉरिटी की हूँ, और बहुत से लोग, इन अ वे आप इंडिया को देखो तो कोई भी मेजॉरिटी में नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल दिस डिवाइडेड अकॉर्डिंग क्लास, लैंग्वेज, nationality, caste, everyone is some kind of minority, but Muslims are on the front line. Muslims, the massacre in Delhi, the massacre in Gujarat, मुझे तो रात में मैं सपना देखती हूँ इस चीज़ का, वो लड़कों को जैसे दिल्ली में किया ना, डाइंग ऑन द रोड, बीइंग फोर्स्ड टू सिंग द नेशनल एंथम, सुनाया जा रहा था। एहसान जाफरी के बारे में सोच के, बिल्किस बानो के बारे में सोच के। तो ये बहुत आपने डिफ़िकल्ट सवाल पूछा है मुझे, क्योंकि मैं कोई नहीं हूँ यंग मुस्लिम्स को कुछ कहना, क्योंकि I don't have any power to do anything except write, which I do, लेकिन आप ये कहना चाहती हैं कि आप साथ हैं उनके, और ये याद रखा जाएगा कि जब ये सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस हो रहा था, तब कुछ लोग ऐसे थे जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। याद रखा जाएगा, और इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं इस ज़माने के लिए नहीं लिखती हूँ, मैं कुछ अगला आने वाला ज़माने के लिए लिखती हूँ, जब कोई हिस्टोरियन देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ, इसमें लोग थे जो उसके खिलाफ है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया अरुंधति रॉय। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है आपके लिए इसका जवाब देना, मेरे लिए भी आसान नहीं था इस बात को पूछना, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि ये दौर भी गुजर जाएगा, और किसी बेहतर दुनिया में, बेहतर दौर में हम शायद फिर अच्छी बातें करेंगे, जिसमें हम सबको बराबरी का अधिकार देंगे और एक अच्छा ओपन फ्री वर्ल्ड बना पाएंगे। हम देखेंगे। जैसे द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।